तो अभी तक हम लोगों ने जाना कुछ रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, और ये भी जाना कि भाई वो जो कार्बन 14 होता है उसका निर्माण कार्बन 12 या कार्बन 13 के कारण नहीं, बल्कि नाइट्रोजन 14 के कारण होता है। अब इतिहास की तरफ वापस लौटते हैं। भारतीय संदर्भ में देखा जाए ना, तो 3 हमारे यहाँ युगों की शुरुआत हुई है। इसको युग कह लीजिए या संवत कह लीजिए, ठीक है। 3 संवत अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले संवत है विक्रम संवत, जो राजा विक्रमादित्य के नाम पर है, ठीक है। एग्जाम में 57 बीसी लिखा हुआ हो या 58 बीसी लिखा हुआ हो, इस समय से प्रारंभ किसका है? विक्रम संवत का। और माना जाता है कि भाई ये प्रारंभ करने वाले जो राजा हैं वो है किंग विक्रमादित्य, ठीक है। एग्जाम में पूछे कि जो पहले विक्रमादित्य थे ये कहां के शासक थे? मालवा के शासक थे या उज्जैन के शासक थे? मालवा का पठार ज्योग्राफी में आप लोगों से पूछेगा कि किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है, तो इसके पश्चिमी तरफ अरावली है और इसके दक्षिण तरफ अगर आप आ जाएंगे तो विंध्य है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। यहां भी देखिए ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। बहरहाल ये जो विक्रम संवत है इसका प्रारंभ किया गया है राजा विक्रमादित्य के द्वारा। ये मालवा क्षेत्र के शासक थे या उज्जैन के शासक थे। बचपन में हम लोग कहानियां पढ़ते हैं ना, विक्रम बेताल या बेताल 25, सिंहासन 32, इन सारी कहानियों के जो नायक हैं वो यही राजा विक्रमादित्य हैं। और इनको क्यों इतिहास में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है शकों को मार करके इस देश से भगाने वाले शासक कौन है? तो विक्रमादित्य हैं, ठीक है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था गंधर्वसेन। एग्जाम में नहीं पूछेगा बट एक छोटा सा कहानी है, बस आप सुन लीजिए। गंधर्वसेन एक राजा थे और माना जाता है कि देवराज इंद्र उनके पिताजी थे। तो एक तरीके से ये औस पुत्र हो गए। औस आपको नाती पोते किसके हो गए? देवराज इंद्र के। देवराज इंद्र के बेटे गंधर्वसेन, गंधर्वसेन के 2 बेटे थे, एक विक्रमसेन यही राजा विक्रमादित्य और दूसरे भृतहरि। भृतहरि जिनको हम लोग जानते हैं भृतहरि शतक के नाम पर। और जो शक लोग थे वो आक्रमण करते हैं उज्जैन के ऊपर और गंधर्वसेन को मार देते हैं। लेकिन गंधर्वसेन के एक मंत्री थे जिनका नाम विष्णुदत्त था, वो दोनों बेटों को लेकर के निकल जाते हैं और बड़ा करते हैं, लालन पालन करते हैं और आगे जाकर के जो विक्रमादित्य हैं वो बदला लेते हैं, शकों को उज्जैन वाले क्षेत्र से मार करके भगाते हैं, ठीक है। तो ये जो विक्रमादित्य है, विक्रम संवत है, इसको प्रारंभ करने वाले यही हमारे प्रतापी राजा विक्रमादित्य हैं। अच्छा, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ना सीजर बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा पदवी हो गया, ठीक है। जैसे इस देश में भगवान कृष्ण भगवान राम की मान्यता है, तो बहुत सारे लोग अपनी लीगेसी को उनसे भी जोड़ते हैं कि भाई हम भगवान राम के वंशज हैं। यादव समाज क्या बोलता है? यदुवंशी, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। कोई बड़े लोगों से अपनी लीगेसी को जोड़ करके देखा जाता है। तो वैसे ही बड़े राजा थे राजा विक्रमादित्य, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भारतीय इतिहास में कम से कम 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और ज्यादा भी हुए होंगे लेकिन एनसीईआरटी 14 बोलता है तो आप 14 जानेंगे। पहले विक्रमादित्य कौन थे? यही थे उज्जैन के शासक जो शकों को मार करके भगाते हैं। छठे विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे जो कि चालुक्य वंश के राजा थे, और इन्हीं के ऊपर एक कहानी लिखी गई है विक्रमांक देव चरित्र। एग्जाम में पूछेगा कि विक्रमांक देव चरित्र क्या उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कहानी है? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की यह कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है छठे वाले विक्रमादित्य की। वो चालुक्य वंश से आते थे। और यह भी जानेंगे कि ये जो विक्रमांक देव चरित्र है, इस कहानी को, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। यहां पर संभवतः बहुत छोटा लिखा हुआ होगा, अगर प्रॉपर्ली आप लोगों को दिख रहा है तो सच अ गुड थिंग, नहीं दिख रहा है तो जानेंगे बिल्हन। 2 लेखक ऐसे रहे हुए जो सिमिलर नाम के हैं, एक बिल्हन जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र लिखा हुआ है, और एक कलहन है जिन्होंने कश्मीर का इतिहास राज तरंगली लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को जानेंगे। आखिरी विक्रमादित्य कौन थे? एग्जाम में पूछते हैं कि 14वें और आखिरी विक्रमादित्य कौन थे? तो आखिरी विक्रमादित्य आपको हेमू थे, हेमू विक्रमादित्य।
और यही पानीपत के दूसरे युद्ध में जो 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर के अगेंस्ट ये हार जाते हैं। ठीक है, माना जाता है कि हेमू जीत रहे थे, बट उनकी आंख में एक तीर आकर के लगता है और उसके बाद से चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई 1542 में जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा 1556 में 14 साल का होगा, तो वो नहीं लड़ रहा था। इसके जो आपको संरक्षक थे बैरम खान, बैरम खां या बैरम खान लिख लीजिए। ठीक है, इनके मध्य, तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि भाई जो आखिरी विक्रमादित्य थे उनका नाम हेमू विक्रमादित्य, किस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, पानीपत के दूसरे युद्ध में, किसके अगेंस्ट, तो एग्जाम में अकबर रहे तो भी उसको सच मानना है और बैरम खान रहे तब भी सच मानना है, क्योंकि बैरम खान किसके संरक्षक थे, तो वो संरक्षक थे आपको अकबर के। और देख लेते हैं और दो कौन कौन से आपको संवत हैं। एक शक संवत है और शक संवत 78 एडी में चलाया गया है किंग कनिष्क के द्वारा। अब एग्जाम में कंफ्यूजन से कैसे बचेंगे, क्या यहां पर एक ट्रिक है। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि विक्रम संवत प्रारंभ किया गया है विक्रमादित्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस देश से उन्होंने शकों को मार भगाया। लेकिन शक नाम से जो संवत है वो स्टार्ट करने वाले विक्रमादित्य जो है वो नहीं है, बल्कि किंग कनिष्क है। और 78 ईस्वी, ईस्वी लिखा हुआ है मतलब ये एडी है और ये बीसी है। वैसे ही गुप्तकालीन में 319 में गुप्त एरा शुरू होता है, इसको भी जानेंगे। एक चीज और जानेंगे, 319 लिखा हुआ हो या 320 लिखा हुआ हो, दोनों को सच मानना। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने देख ली। तो अगला देखेंगे क्या लिख रखा है। शक संवत जो है उसका प्रारंभ किंग विक्रमादित्य ने नहीं किया हुआ है, बल्कि राजा कनिष्क ने किया हुआ है। कब? एग्जाम में पूछेंगे 78 ईस्वी में। और एक चीज और जानेंगे कि भारत सरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ भारत का जो भी आधिकारिक कैलेंडर है वो या तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जैसे जिसमें अभी 2026 चल रहा है, और नहीं तो 78 ईस्वी में इसी किंग कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया शक संवत है। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भारत सरकार का कोई सा भी राजपत्र होता है ना, तो उसके ऊपर डेट 2 लिखा हुआ होगा। देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ईयर नोट डाउन करेंगे तो यहां 2015 लिखा हुआ है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, और साथ में ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है पौष 2 1937। ठीक है, अब 2015 में से 1937 को अगर आप माइनस करेंगे तो इधर 63 हुआ और प्लस 15 हुआ तो 78 हुआ। और वही देखिए लिख रखा है कि किंग कनिष्क ने क्या किया हुआ है, 78 ईस्वी में इसकी प्रारंभ कर रखा है। भारत सरकार यूज करता है ऑफिशियली, मतलब भारत सरकार का जितना भी गैजेट होगा, भारत सरकार का जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, जो भी नोटिस वोटिस आएगा, उसके ऊपर 2 तरीके से तिथियां लिखी होंगी। एक आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, मॉडर्न ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से, और दूसरा आपको यही आपको शक संवत के हिसाब से। किंग कनिष्क कुषाण राजा थे और कुषाणों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि वो केवल भारत नहीं बल्कि यहां फरगना, फरगना मतलब क्या समझना है, उज्बेकिस्तान, जहां से बाबर इंडिया आया था, एक तरीके से कहें तो यूएसएसआर का एक हिस्सा, तो वहां तक कुषाण लोग शासन करते थे। 2 इनकी राजधानियां थी, एक पेशावर जो पाकिस्तान में है उसी के पास पुरुषपुर, और दूसरा दिल्ली के पास मथुरा। इन्होंने क्या प्रारंभ किया है, शक संवत प्रारंभ किया है। कब? तो 78 एडी में। अब एक टर्म और हम लोगों ने पढ़ा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो हमारा अभी का कैलेंडर है ना उसको बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उसके बारे में मार्क करेंगे कि ये सौर कैलेंडर है। सौर कैलेंडर कहने का मतलब कि समय की गणना सूर्य को ध्यान में रख करके की जाती है। इसको अपनाया किस साल गया है, तो 1582 में अपनाया गया है। किसके द्वारा? तो पोप ग्रेगरी, एक रोमन कैथोलिक आपको पोप थे जिनका नाम था ग्रेगरी द 13, इन्हीं ने इस कैलेंडर का शुरुआत किया है।
और किसके ऊपर इसको इम्प्रोवाइज किया गया है? तो पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियस सीजर के नाम पर। रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जूलियन सीजर, और उसने अपने नाम पर एक महीना रख रखा था जिसका नाम अभी हम लोग जुलाई के नाम से जानते हैं। और किंग अगस्तस, अगस्तस सीजर के नाम पर अगस्त महीना है। ठीक है, अंग्रेज यूरोपियन लोग हम लोग पे राज करके गए, लेकिन आपको जान के आश्चर्य हो सकता है कि वो लोग इतने इलिटरेट लोग थे कि उनका महीना, उनका जो साल होता था उसमें 10 ही महीने होते थे। और हम लोगों को ये लोग सिखाते हैं कि यूरोपियन लोग हम लोगों से ज्यादा सुपीरियर हैं। हम लोग आरंभ से ही 365 बेस्ड कैलकुलेशन करते आए हैं। इवन किसी भी आपको पॉइंट के इर्द गिर्द एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हमने 50 क्यों नहीं रखा, 60 क्यों नहीं रखा, 50 क्यों नहीं रखा, 100 क्यों नहीं रखा, 10 क्यों नहीं रखा? एक तरीके से वो इंडिकेट करता है कि मोटे तौर पर 360 दिनों में सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, और एक दिन में जितना भी वो एंगल ड्रॉ कर रही है उसको हम लोगों ने 1 डिग्री बोला। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी का मॉडर्न कैलेंडर 1582 ग्रेगरी द 13 किसके ऊपर इम्प्रोवाइज किया गया है, किसके ऊपर संशोधित है? तो जूलियन कैलेंडर के ऊपर संशोधित है। और जूलियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया था जूलियस सीजर के द्वारा 46 ईसा पूर्व में। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर ले। और जूलियन सीजर ने ही अपने नाम पर एक महीने का नाम रख दिया, विच इज जुलाई। ठीक है, और पहले इन लोगों का जो कैलेंडर होता था रोमन लोगों का, वो 10 ही महीने का होता था। और जब ये एडजस्टमेंट किए जा रहे थे तो सीधे 4 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का, मतलब 11 दिनों का चेंजेस कर दिया गया। ठीक है, तो भारत सरकार चलती है या तो इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो अभी जिसमें अभी हम लोग बोलेंगे 2026, तो 2026 ये प्रारंभ कब से किया गया है? तो 1582 से। इसका मतलब एक और चीज जानेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने सीखा, एनो डोमिनी एडी का फुल फॉर्म, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर, वो भी कोई बहुत कंक्लूसिव नहीं है, वो भी हम लोगों के दिमाग से ही, हम लोगों के ही सोच से निकला हुआ ईयर है। वही गुप्तों के बारे में अगर आप चले आए तो चंद्रगुप्त प्रथम पहले प्रतापी राजा थे गुप्त युग के, एक तरीके से उनको संस्थापक माना जाता है। इसका प्रारंभ 319 या 320 में हुआ है। और महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा की उपाधि धारण करने वाले जो पहले गुप्त राजा थे, जो पहले प्रतापी राजा थे, वो यही चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे कि 319 या 320 चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त युग के संस्थापक। और गुप्त लोगों ने भी एक रिलेटिवली एक बहुत बड़े एरिया पर रूल किया हुआ है। इसी में से एक प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त, जिनको कि भारत का नेपोलियन बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आधुनिक जो अभी का वर्ष चल रहा है 2026 या जिस ईयर में भी आप बात करें, उसमें अगर 58 ईयर्स आप जोड़ देंगे तो आपको विक्रम संवत मिलेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ये बीसी की कहानी है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2026, और विक्रम संवत हम लोगों ने क्या जाना है कि 57 या 58 बीसी की कहानी है, 58 बीसी की कहानी। तो भाई इसका मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जीसस क्राइस्ट से 57 साल पहले ये प्रारंभ हुआ था। तो जो चीज पहले प्रारंभ होगा उसका तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा ना। तो इसीलिए एग्जाम में अगर ऐसे पूछे कि भाई 2026 को आप विक्रम संवत में कन्वर्ट करिए, तो इसमें 57 अथवा 58 ईयर जोड़ देंगे। ऑप्शन में 57 जोड़ने पर एक ऑप्शन होगा या 58 होगा। ठीक है, एक दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि अभी का 1 जनवरी से ही वही 1 जनवरी उनका भी रहा होगा। तो इसीलिए 57 या 58 जोड़ देंगे। 2070 हुआ और 13 2083।
वहीं शक संवत में अगर कैलकुलेट करने बोला जाए तो आप देख सकते हैं ना कि ये 78 एडी में शुरू हुआ है। तो इसका मतलब कि एनो डोमिनी के हिसाब से अगर चीजों को देखा जाए तो शक संवत बाद में शुरू हुआ, बाद में शुरू हुआ यानी एक छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा तो 2026 में से हम जब 78 घटा रहे होंगे तो हमको शक संवत के हिसाब से ईयर मिलेगा, और जब हम 319 को घटा रहे होंगे या इवन 320 को घटा रहे होंगे, इसमें भी सेम चीज एप्लीकेबल है, 319 या 320, तो फिर हमको मिल रहा होगा गुप्त संवत के हिसाब से समय। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए हैं, अगर कुछ और भी समझने के लिए इसमें चीजें हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इस चीज के ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे। और जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उसमें तो इन क्वेश्चंस को उन्होंने इंक्लूड किया ही है। अब आ जाइए, मिट्टी के बर्तनों से भी इतिहास पता चलता है। जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसमें लोग आपको लाल और काले मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, ठीक है, ये काला मिट्टी, ये लाल मिट्टी, और कोई बहुत इसमें पेंटिंग नहीं है। जैसे आज से 30-40 साल पहले देखेंगे ना तो सबके घरों में क्या होता था ना कि मतलब एक ही तरीके के बर्तन, एक ही तरीके के कप सेट यूज किए जाते थे। शादी वादी में पंडाल में जो कपड़ा लगता था वो सब वही स्क्वायर शेप वाला लगता था। अब जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, जैसे जैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, नई नई चीजें डेवलप होती हैं। तो आरंभ में आदमी ने सोचा ही नहीं था कि भाई जो बर्तन है, और बर्तन क्या है, एक तरीके से वो आपका सोशल स्टेटस भी बताते हैं। अगर आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो दैट मीन्स आप बहुत रिच हैं। और जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्होंने अभी इतना नहीं सोचा था कि भाई उसी आपको बर्तन पे, मिट्टी के बर्तन पे पेंटिंग वेंटिंग भी किया जा सकता है। तो इसीलिए सिंपली क्या मिला हुआ है, लाल और काले मिट्टी के बर्तन। आगे जाकर के क्या हुआ है, वैदिक युग में हम लोगों को देखने को मिलता है चित्रित ग्रे वेयर। ग्रे कहने का मतलब कि कलर क्या है, भूरा है, मटमैले कलर का है। और चित्रित मतलब देख रहे हैं यहां पे इस पे पेंटिंग किया हुआ है, यहां पर पेंटिंग किया हुआ है। तो एग्जाम में पूछे कि सिंपल लाल और काले कलर के मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित, सिंधु घाटी। और चित्रित मतलब उस पर चित्र बनाया हुआ है, और किस कलर के बर्तन है यूजुअली, तो ग्रे कलर के। और वेयर मतलब बर्तन, ठीक है। तो पेंटेड ग्रे वेयर किससे संबंधित है, सिंपली पूछेंगे पीजीडब्ल्यू किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको वैदिक युग से। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ठीक है आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे होंगे, but you should know bare minimum English also, because sometime they will ask, they will simply keep that word PGW, और वो बोलेंगे कि ये टर्म किससे संबंधित है, तो आपको then you have to analyze that this particular term is associated with वैदिक युग। अब आ जाते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, मुद्रा शास्त्र कहा जाता था। सिक्के भी बहुत सारी कहानी बताते हैं, जैसे चोलाज और गुप्ताज के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा। कभी कभी फिर वही बात की अंग्रेजी वाला टर्म दे देंगे, इसको और बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बहुत सिंपल है, मुद्रा शास्त्र। बट कभी कभी एग्जाम में क्या करेंगे ना कि वो मुद्रा शास्त्र वर्ड ही नहीं देंगे, वो वर्ड ही देंगे न्यूमिस्मेटिक्स, और ये सब एसोसिएटेड है सिक्कों के अध्ययन से लेकर के। आरंभिक जो सिक्के थे वो तांबे के, चांदी के, सोने के या सीसा के बनाए जाते थे। और सीसा लेड, इसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, और ये मेटल होता है। कितनी सारी छोटी छोटी साइंस की चीजें हम लोग ने सीखी। सीसा ठीक है उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये घरों में लगने वाला सीसा नहीं समझ लेना है, वो एक मेटल है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन हम लोग यहीं पर देख रहे हैं। अब सिक्कों से इतिहास कैसे पता चलता है, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के बहुत प्रतापी राजा, भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त, इनके सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा वादक के तौर पर दिखाया गया है। तो वीणा वादक मतलब आपको समझना है ना कि भाई तब ये कला और संस्कृति के बहुत बड़े संपोषक रहे होंगे, ठीक है, संगीत में इनकी अभिरुचि रही होगी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि माना जाता है इनके सिक्कों से कि भाई ये आदमी संगीत प्रेमी रहे होंगे। हो सकता है नहीं भी रहे हो, जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा, वो गोविंदा साहब की एक मूवी है, ठीक है,
जिसमें क्या होता है कि गोविंदा उनको शौक रहता है अलग अलग, कभी पुलिस वाला बन के फोटो खिंचाने का, कभी वकील बन के फोटो खिंचाने का, और उनमें से कुछ भी नहीं रहते हैं, राइट। एक बार नाम कमेंट करिएगा कि कौन सी वो मूवी है, राइट, आई एम फॉरगेटिंग दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा हो भी सकता है कि भाई समुद्रगुप्त को म्यूजिक का कोई आइडिया नहीं हो, लेकिन सिक्कों वगैरह में इनको चित्रित किया गया है वीणा वादक के तौर पर, जिससे हम लोग कंक्लूड कर पाते हैं कि संभवतः ये आदमी आपको म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अगला देखेंगे, शुरुआती सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो पंचमार्ग सिक्के कहा जाता था, या इनको आहत कहा जाता था। एग्जाम में पूछेगा कि आहत या पंचमार्ग क्या होते थे, तो ये सिक्के होते थे, और ऐसे सिक्कों का चलन लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 बीसी में प्रारंभ हुआ। तभी व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, और तभी बहुत बड़े बड़े राज्य डेवलप हुए हैं, जिन 16 बड़े राज्यों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, महाजनपद। ठीक है, तो पंचमार्ग सिक्के या आहत सिक्के। आहत मतलब क्या होता है, किसी को घायल करना। अब सिक्के बनाए कैसे जाते थे, मेटल को आप मोल्ट करेंगे, उसको आप बहुत तेज आंच पे उसको रखेंगे, वो सारी चीजें पिघल जाएंगी, पिघलने के बाद एक सांचा होगा, उस सांचे में चीजों को आप डालेंगे और ठोक पीट करके उसको एक प्रॉपर शेप देंगे। तो ठोकना पीटना मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप मार रहे हैं, सामने वाले को आहत कर रहे हैं, इसीलिए इन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, पंचमार्ग कॉइन आए या आहत आए, दोनों मतलब समझना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्कों को ऐसे ही बनाया जाता था। पंचमार्ग मतलब आप मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रतीकों को अंकित किया जाता था, मार्क किया जाता था, इसीलिए पंचिंग मशीन सुना है ना आप लोगों ने, अटेंडेंस वगैरह बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो सिमिलरली उसी से वर्ड लिया गया है पंचमार्ग, मतलब प्रतीकों को अंकित किया जा रहा है, सिक्कों को मारा पीटा जा रहा है, इसीलिए आहत शब्द। और ये सारी कहानी शुरू हुई है कब, तो 600 बीसी में। सिक्के किससे बनाए जाते थे, लेड से बनाए जाते थे, पोटिन से बनाए जाते थे, तांबे से बनाए जाते थे, कांस्य से बनाया जाता था, चांदी और सोने से बनाए जाते थे। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि जो लेड होता है, शीशा होता है, ये भी क्या है, मेटल है। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं ब्रॉन्ज या कांस्य या पीतल वगैरह के बारे में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कांस्य सभ्यता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज बड़ी संख्या में कांस्य से बनी हुई, जैसे नर्तकी की मूर्ति इत्यादि मिली हुई है मोहनजोदाड़ो से, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। तो कांस्य कैसे बनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसको अगर आपको बनाना हो तो ये मेटल नहीं है, ये मिक्स्ड आपको धातु है। मिक्स्ड धातु कहने का मतलब कि दो मेटालिक चीजों को मिलाया गया है। 88% कॉपर है, तांबा है 88%, और 12% इसमें टिन मिला हुआ है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता। बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जैसे आपको मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति इत्यादि मिली हुई है। और ब्रॉन्ज कोई अपने आप में प्योर मेटल नहीं होता है, बल्कि दो मेटल्स को मिला करके मिश्र धातु है। 88% इसमें तांबा होता है और 12% टिन। वहीं अगर ब्रास की बात की जाए, जिसको हिंदी में पीतल बोलते हैं, तो अगर आपको पीतल बनाना है तो उसके लिए एक तरफ आपको कॉपर चाहिए, दूसरा जिंक चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं, याद रखेंगे ब्रॉन्ज बनाना है तो ब्रॉन्ज के लिए आपको टिन चाहिए, और अगर आपको ब्रास बनाना है तो इसके लिए आपको जिंक वगैरह चाहिए होगा। अब इसका कोई एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, पीतल में ठीक है तांबा और जिंक मिला हुआ होता है, लेकिन इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा परसेंटेज ऑफ तांबा और जिंक को मिला करके पीतल बना दिया जाता है। भारत में पीतल नगरी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, जहां पर बहुत सारी पीपल की पीतल की आपको बर्तन इत्यादि बनते हैं। ठीक है, एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, पोटिन। तो भाई ये पोटिन क्या होता है, ठीक है, पोटिन, इसके बारे में जानेंगे कि पोटिन में कॉपर होता है प्लस टिन होता है। टिन तो आप मान लीजिए यहां से भी निकाल लेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए नाम में पोटिन में टिन है, वहां पे भी टिन है।
कॉपर सबसे वाइडली यूज्ड आपको चीजें थी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अभी भी हमारे घरों में ना, अभी भी वैदिक सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का इतना हमारे घरों में प्रभाव है कि अभी भी हमारे घरों में जो पूजा की थाली होती है ना, वो स्टील की नहीं होती है बल्कि पीतल की होती है। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या होता है, कॉपर होता है प्लस टिन होता है प्लस लेड होता है। प्लीज नोट इट डाउन। फिर से एक बार, ब्रॉन्ज में 88% कॉपर और 12% टिन। प्रोटीन बनाना है तो इसी कॉपर और इसी टिन में साथ में हम लोग लेड को ऐड कर देंगे, या हिंदी में इसको कहें तो सीसा मिला देंगे। और अगर आपको पीतल बनाना है तो आपको ब्रास बनाना है तो दैट मीन्स तांबा के साथ अब की आपको जिंक वगैरह को मिलाना होगा। ठीक है, राजाओं के सिक्के वगैरह बताते हैं कि कौन से राजा किस देवी देवता के आपको फॉलोअर थे। ठीक है, भगवान बुद्ध की अगर सिक्के मिल रहे हैं तो दैट मीन्स वो बुद्धिस्ट राजा लोग रहे होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे अभी रुपए को ऑथराइज कौन करता है, आपको भारत सरकार करती है। उस समय ऐसा नहीं था। राजाओं के अतिरिक्त जो व्यापारी और सुनार लोग हैं ना, वो भी उनके उनके अपने अपने संघ भी सिक्के जारी करते थे। और व्यापारी और सुनारों का जो संघ होता था ना, उसको कहा जाता था श्रेणी। प्लीज नोट इट डाउन। व्यापारी और सुनार का संघ मतलब क्या समझना है कि राजा से आपको मिलने जाना है, आपका कोई एक आपको चाहिए कि हमको रिबेट दिया जाए, आप अकेले जाएंगे, राजा को अगर अच्छा नहीं लगा तो वो आपको पकड़ के आपकी गर्दन कटवा देंगे। लेकिन 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग अगर मिलने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी मांगों को रख पाएंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि व्यापारी और सुनारों ने क्या कर रखा था, अपने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को किस नाम से जाना जाता था, प्लीज नोट इट डाउन, श्रेणी। और जो सबसे बड़ा इस देश का आपको श्रेणी था उसका नाम था मणिग्राम और नाना देशी। एग्जाम में पूछेगा कि भाई नाना देशी क्या है और मणिग्राम क्या है, तो ये व्यापारियों के संघ के नाम है। और बिजनेस करने को लेकर के इन्होंने अपने अपने, जैसे अभी क्या है, फिक्की जैसा व्यापारियों का संघ है। आप अपने इलाके में जाएंगे ना, किसी व्यापारी की हत्या होती है तो व्यापारियों का संघ वो क्या करेगा कि पूरे बाजार को बंद कर देगा। जब आप संगठित होकर के रहेंगे तो आप अपनी मांगों को जो भी अथॉरिटी है उनके सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे। सेम थिंग वाज एप्लीकेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। अगला एग्जाम में पूछे कि किस लोगों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए हैं, तो गुप्त लोगों ने। और जब गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर मतलब जब गुप्त बड़े बड़े गुप्तों के राजा आने खत्म हो गए हैं, कुमार गुप्त इत्यादि के बाद की कहानी, तो उसके बाद के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। और सिक्के कम मिलना मतलब क्या हुआ कि माना जाता है कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आ गई और धीरे धीरे जो बड़े नगर थे उनका भी पतन हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आप सिक्कों का अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय का जो भी कला होगा, धर्म होगा, उस पर भी प्रकाश पड़ेगा। जैसे समुद्रगुप्त अगर वीणा वादक के तौर पर दिखाए गए हैं तो उससे हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि उस समय लोग वीणा वादन करते थे। या गुप्त लोग अगर भगवान विष्णु से संबंधित चिन्हों को अंकित करवा रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग समझते हैं कि वो लोग भगवान विष्णु के उपासक रहे होंगे। इसके अतिरिक्त सिक्के क्या बताते हैं कि स्थानीय रूप से जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे ना, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। जैसे सातवाहन लोग कहां पर रूल करते थे, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। इनके जो सिक्के मिले हुए हैं वो शीशे के सिक्के मिले हुए हैं। और अभी भी जाकर के आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में शीशा या लेड के बड़े बड़े प्राकृतिक आपको ये है, रिजर्व है। लेड मतलब होता है शीशा। और ये भी जानेंगे कि ये भाई हमारे आपके विंडोज में लगने वाला शीशा नहीं है, खिड़कियों में लगने वाला शीशा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक मेटल होता है। ठीक है, तो सातवाहन लोग एग्जाम में पूछेगा कि शीशे के सिक्कों के लिए कौन जाने जाते हैं, सातवाहन। सातवाहन लोग कहां रूल करते थे, आंध्र और महाराष्ट्र। और यहां पर आपको बहुत ज्यादा ये चीजें भी देखने को मिलती है। अगले में देखिए शिलालेख। शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जैसे सिक्कों के अध्ययन को हम लोगों ने जाना न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, वैसे ही शिलालेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी, या हिंदी में बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन देवनागरी में ही अगर एपिग्राफी लिखा हुआ रहा और आपको नहीं आता है थोड़ा अंग्रेजी तो समस्या होगी। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस एपिग्राफी को भी आप लोगों को जानने समझने की जरूरत है।
ठीक है, और इसी के अध्ययन को पूरा लेख विज्ञान कह देते हैं। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो हड़प्पा से संबंधित हैं, और हड़प्पा की जो लिपि है उसको हम लोग बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन। और जो बोस्ट्रोफेडन है ना वो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, और अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि ये बोस्ट्रोफेडन चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, और चित्रों के अनेकों अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर हम इस तरीके से इशारा कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो हम थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं हम 5 नंबर दिखा रहे हैं। आप बोलेंगे हम 5 नंबर दिखा रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं ये हम कांग्रेस का जो पॉलिटिकल सिंबल है पंजा उसको इंडिकेट कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि भाई हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं इसलिए पंजा दिखा रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं, हिंदुओं में जो अभय मुद्रा होता है, जो देवी देवता इस तरीके से वरदान देते थे, वो हम वरदान दे रहे हैं। तो यही कारण है कि बोस्ट्रोफेडन लिपि आपको हड़प्पा से संबंधित, इसको संपूर्णता से अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नाम है बोस्ट्रोफेडन, और कैसी लिपि है एग्जाम में पूछे तो चित्रात्मक लिपि है। अगला जानेंगे कि सबसे पुराना अभिलेख किसका है, किस भाषा का है जिसको पढ़ा जा सका है, तो वो ब्राह्मी लिपि का है। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक, अशोक मतलब क्या समझना है, 273 बीसी से लेकर के लगभग 232 बीसी तक। और मतलब ये क्या हुआ, 3री आपको ईसा पूर्व की शताब्दी हुई, उसी समय अशोक ने ब्राह्मी लिपि को उपयोग में लाया था। और ऐसी पहली ये आपको लिपि है, सबसे पुरानी लिपि है जिसको हम लोग सक्सेसफुली पढ़ पाए हैं। और पहली बार पढ़ने का काम किया गया है 1837 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर पोस्टेड थे, यही गर्मी में जा करके इन सारे शिलालेखों को पढ़ते थे। उस समय मोबाइल का युग नहीं था ना कि भाई मोबाइल में आप फोटो खींच करके ले आएंगे और फिर चीजों को पढ़ेंगे। सुबह से शाम ये क्या करते थे कि शिलालेखों के पास एक ऊंची चट्टान पे जाकर के बैठे रहते थे, और फिर शाम में आकर के उन चीजों को कंक्लूड करते थे। अगला देखिए क्या लिख रखा है, 2 अशोक के स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोज शाह कोटला किले और दिल्ली के रिज क्षेत्र में पुनः स्थापित किए गए हैं, जिनको टोपरा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक स्तंभ को लेकर के आने वाला कौन सा व्यक्ति, फिरोज शाह तुगलक, और कहां स्थापित करवाता है, दिल्ली के कोटला क्षेत्र या रिज क्षेत्र में। अगला देखिए, सबसे पहले जो शिलालेख हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, अशोक के द्वारा लिखे गए हैं। और अगला चीज कि किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। हमेशा भाषा और लिपि के मध्य का अंतर समझेंगे। जैसे यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो प्रारंभिक लिपि थी वो थी ब्राह्मी, और जो पहली भाषा थी वो थी प्राकृत, और पहला राजा कौन थे, सम्राट अशोक थे। अब अंतर समझेंगे। जैसे अगर 4 लिखना हो तो हम ऐसे भी 4 लिख सकते हैं और ऐसे भी 4 लिख सकते हैं। ये रोमन स्टैंडर्ड हो गया इंग्लिश वाला, और ये क्या हो गया, देवनागरी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है लिपि इस्तेमाल में लाई गई है ब्राह्मी, बट भाषा क्या है, प्राकृत। और फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया गया, संस्कृत को अभिलेख माध्यम के तौर पर यूज किया गया है। रुद्रदामन वगैरह ने इसको प्रारंभ किया। वही लिख रखा है कि अशोक के स्तंभ ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। ब्राह्मी लिपि यूजुअली बाएं से दाएं लिखी जाती है। अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। लेकिन कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं, और खरोष्ठी एक ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे अभी की उर्दू भाषा कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिमिलरली अशोक के अधिकतर शिलालेख एग्जाम में पूछे किस लिपि में है, ब्राह्मी में है। हालांकि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है, जो अफगानिस्तान तरफ वाला इलाका है, उधर तरफ आप चले जाएंगे तो कुछ अभिलेख खरोष्ठी में भी है, और खरोष्ठी एक ऐसी भाषा है जो आपको राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है। ठीक है, अगला चीज देखेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि है ये पूरे देश में प्रचलित थी। कहां प्रचलित नहीं थी एग्जाम में पूछ देगा, तो अभी हम आपको क्या बताएं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट हो गया, उत्तरी पश्चिमी इलाका हो गया।
और गुप्त काल तक जो है सो कि ये मुख्य लिपि बनी हुई थी, और गुप्त काल में आकर के संस्कृत की आपको मान्यता बढ़ी, देवनागरी लिपि की मान्यता बढ़ी, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि देवनागरी को ज्यादा प्रमोट किया गया। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनमें ग्रीक और अरामाइक लिपियां मिली हुई हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे जब अशोक वगैरह को पढ़ रहे होंगे। बेसिकली देखिए, ये इंडिया, क्या लिख रखा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मतलब ये अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण 326 बिफोर क्राइस्ट और अशोक 273 से लेकर के 232 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे अलेक्जेंडर वगैरह थे, ठीक है, या धनानंद के समय में। इसी से लगभग 50 साल बाद क्या है, आपको कौन आ गए, अशोक आ गए। अब अलेक्जेंडर के समय में बहुत सारे लोग आकर के बस गए इंडिया के अफगानिस्तान वाले इलाके में या उत्तर पश्चिमी वाले इलाके में। अब भाई तमिलियन आदमी से आपको बात करना होगा तो तमिल में बात करेंगे, मराठी आदमी से बात करना होगा, महाराष्ट्र के आदमी से बात करना होगा मराठी, ठीक है, छपरा सिवानी यहाँ के लोगों से बात करना होगा तो भोजपुरी, मिथिलांचल में जाकर के बात करना होगा तो आपको मैथिल आना चाहिए। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। अशोक का क्या प्रयास था कि बहुत सारी उसकी जनता, बहुत सारे लोग उसके शांति प्रिय विचारों के बारे में जाने, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि यहां पर अगर ऐसे लोग हैं जो ग्रीक लोग हैं, जो ग्रीक साथ में अरामाइक लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन तक अपनी बात पहुंचानी है तो उनको उन्हीं की भाषा में लिखना होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अफगानिस्तान में या उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांतों में अशोक ने ग्रीक या अरामाइक लिपि इस्तेमाल में लाई है। अरामाइक भी बहुत पुरानी लिपि है, ग्रीक तो समझ में आ रहा है कि भाई वो लोग यूनानी थे या ग्रीक थे, बट अरामाइक बड़ी पुरानी एक लिपि है, और माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी भी, जो जीसस थे उनकी भी जो लिपि थी, जो भाषा थी, वो यही अरामाइक थी। अगला फैक्ट देखते हैं, एशिया माइनर में बोगज कोई शिलालेख है, ठीक है, उसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य की आपको चर्चा मिली है, ठीक है, ये है एशिया माइनर का बोगज कोई शिलालेख। अच्छा, एनसीईआरटी तो लिख करके निकल गई कि भाई जो एशिया माइनर है वहां पर बोगज कोई अभिलेख है, लेकिन एशिया माइनर है कहां पे। एग्जाम में हो सकता है कि एशिया माइनर नहीं पूछे, तुर्की पूछते, ठीक है, तो तुर्की एक तरीके से आप देखेंगे कि यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने का एक तरीके से कनेक्टिंग नोड है, ऊपर के तरफ यूरोप और इधर दक्षिण में चले आएंगे तो एशिया। तुर्की को ही क्या कहा जाता था, एशिया माइनर कहा जाता था। ज्योग्राफी के हिसाब से पूछते हैं कि अनातोलिया का पठार कहां पर है, तोलिया या तोलिया दोनों लिखते हैं, ठीक है, तोलिया का पठार कहां पर है, तो तुर्की में है, और यहीं पर आपको क्या मिला हुआ है, तो वैदिक देवताओं के नाम मिले हुए हैं, जैसे वरुण, इंद्र, नाशत्य और मित्र। नाशत्य मतलब अश्विनी कुमार समझना है। अब समझिए कि इस चीज का क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है, उस चीज के ऊपर भी थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैप में आ जाइए, यहां पर आपको इंडिया दिख रहा है, राइट, और यहां पर तुर्की या एशिया माइनर दिख रहा है, जिसका मैक्सिमम पार्ट आप देख सकते हैं कि एशिया में है और थोड़ा सा अंश इसका यूरोप में भी है, ठीक है। एक और चीज, आप पढ़ने बैठिए ना तो अपना एटलस, अपना मैप साथ में लेकर के बैठिए, ठीक है, उससे क्या होगा कि दी गई चीजों को आप भी हाइलाइटर वगैरह से अपने मैप में मार्क करिए, अपने एटलस में मार्क करिए, आपकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब सोचिए कि तुर्की में भारतीय देवी देवताओं के नाम मिल रहे हैं, मित्र का नाम मिल रहा है, नाशत्य का मिल रहा है, इंद्र और वरुण का नाम मिल रहा है। बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 4000 किलोमीटर है। इसका मतलब आगे आने वाली वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आर्यन लोग इस देश में कहां से आए हैं। बहुत अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब का ऐसा मानना था कि आर्य लोग आए हुए हैं इस देश में आर्कटिक क्षेत्र से, आर्कटिक क्षेत्र से,
मतलब नॉर्थ पोल वाले इलाके से, साइबेरिया वाले इलाके से। वहीं दयानंद सरस्वती साहब का मानना था, जो हिंदू सनातन संस्कृति के इतने बड़े पुरोधा रहे हुए हैं, कि आर्यन लोग इस देश में आए हुए तिब्बत वाले रीजन से। और वहीं मैक्स मुलर का मानना था कि सेंट्रल एशिया, इन्हीं किन्हीं जगहों से आर्यन लोग आए हुए हैं। अब आप सोच करके देखिए कि भाई एक बिहारी आदमी अगर तमिलनाडु में रहना शुरू कर दे, महाराष्ट्र में रहना शुरू कर दे ना, तो वो छठ मैया को नहीं भूल जाएगा। जैसे ही नवंबर, अक्टूबर नवंबर के महीने में छठ का फेस्टिवल आएगा, वो अगर आ सकता है तो आएगा, और नहीं आ सकता है तो जिस भी जगह पर, जिस भी हालत में है, जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस होगा, चाहे 10 रुपया में करे, चाहे 10 लाख में करे, लेकिन वहां पर वो छठ पूजा करेगा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। अगर भारतीय देवी देवताओं के नाम तुर्की की जगहों से मिल रहे हैं, तो उससे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि भाई ये लोग कभी ना कभी उस रीजन से ही इधर को आ रखे हैं, या दोनों जगहों के बीच कोई ना कोई सांस्कृतिक आपको संबंध जरूर रहे होंगे। अब यहां पर क्या हुआ है, बोगज कोई शिलालेख में क्या किया गया है कि दो राजाओं के बीच दोस्ती की बात की गई है, दो राजाओं के बीच संधि हुआ है। और संधि हुआ है तो क्या किया गया है कि इन राजाओं का नाम लेकर के बोला गया है कि इन राजाओं की शपथ हम खाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तुम ही इन राजाओं, इन देवताओं का नाम लो और बोलो कि तुम भी मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करोगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई जब भी लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यू होता है, तो बोलते हैं कि अपने बाप की कसम खाओ, अपने दादा की कसम खाओ। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। दो राजाओं के बीच संधि हो रही है, और उन लोगों के बीच संधि के लिए जो शपथ दी गई है, वो दी गई है मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य की। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर मतलब अपने को तुर्की, जिसका नाम अभी अद्रोगन ने तुर्की कर दिया है। तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने इस पार्ट में देखी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के हिसाब से वी आर एडिंग सम वैल्यू, अगर आपके एग्जाम के हिसाब से हमको लगता है कि अभी तक कम से कम 100-150 अच्छे फैक्ट्स हम लोगों ने देख रखे होंगे, कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स भी बहुत लोग बताएंगे भी नहीं कि भाई कार्बन 14 ठीक है नाम है, लेकिन वो जो कार्बन 14 का फॉर्मेशन हो रहा है वो नाइट्रोजन से हो रहा है, वो कार्बन से नहीं हो रहा है। तो ऐसी ही अच्छी फैक्चुअल चीजें अगर आपको लग रही हैं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, देन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई लोग होंगे तो उन तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दैट विल हेल्प अस इन मेनी वेज। थैंक्स।